हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कक्षा 12 के अनसॉल्व्ड पेपर्स के बारे में। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बात किया था आपके अनसॉल्व्ड पेपर्स के बारे में, जो कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे। हमने 5वें क्वेश्चन के बारे में बात किया था। क ख ग घ सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला जो नंबर्स है ये अंग या वाला, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखा, ये सारा सॉल्यूशन आपने नहीं देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं कई बार, तो इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम ये प्रश्न अंग का कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्न जो यहाँ पे लिखा गया है, यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रायिकता का सवाल है। यहाँ पे दे दिया गया है कि दो पासे हैं, दो पासों को अगर हम फेंक रहे हैं एक साथ, तो एक साथ फेंक रहे हैं तो कम से कम अगर एक पासे में 6 आ रहा है तो उसके आने की प्रायिकता क्या होगी, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं इसको, देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रायिकता वाला सवाल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको ये निकालना पड़ेगा कि दो पासों को अगर हम फेंकते हैं तो फेंकने के बाद आने वाले परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो पासों को फेंकने पर आने वाले परिणाम। तो दो पासों को अगर हम फेंकते हैं तो क्या परिणाम आ सकते हैं, आप ध्यान से देखना। पहला अगर देखा जाए तो पहला 1 आ सकता है, दूसरे पासे में भी 1 आ सकता है, ठीक है। दूसरे में फेंकते हैं तो 1 और 2 आ सकता है, फिर 1 3, फिर 1 4, ऐसे ही 1 5 और 1 6 आ सकता है। फिर दूसरा फेंकते हैं तो 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6 आ सकता है। उसके बाद आप देखिए 3 आ सकता है, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, ये आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा, 4 1, 4 2, ऐसे हम लिख लेंगे कि पासे, हर एक पासे में कितने 6 आ रहा है हमें यही निकालना है। 4 5, फिर 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। इसके बाद 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। अब हमने इतना लिख दिया, आने वाले परिणाम तो यही होंगे, 1 1 1 2, ऐसा 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा आने वाले परिणाम। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि 6 कितनी बार आ रहा है, हमें ये निकालना है। तो आप देखो, एक बार चेक करो कि 6 किस में आया है। एक बार इसमें आ रहा है 1, फिर इसमें 2 3 4 5 6 यहाँ तक, फिर इसमें भी 6 है 7, इसमें 6 है 8, इसमें 9 10 11। यानी कि हमारे प्रश्न में ये बोला है कि कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता। तो एक 6 इतने में है, 11 में, 11 पासे जब हम फेंक रहे हैं तो 11 में क्या आ रहा है, एक कम से कम एक 6 तो आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे एक परिणाम कितने होंगे, ये हम गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 18 24, फिर 12 36, ऐसे हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 इधर से 6, यानी कि 36 क्या हो रहा है, कुल मिला के अगर देखा जाए तो आ रहे हैं 36। तो 36 कुल परिणाम आ रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हमारे कुल 36 परिणाम आ रहे हैं, कुल 36 परिणाम आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे परिणाम जिनमें, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे परिणाम जिनमें कम से कम एक 6 आया है। यही तो हमें निकालना है ना, ऐसे परिणाम जिनमें कम से कम एक 6 आया है। तो आप देखो ऐसे कितने परिणाम हो रहे हैं, तो ऐसे 11 परिणाम हो रहे हैं। यहाँ से हमने गिना था, ऐसे 11 परिणाम हो रहे हैं जिनमें कम से कम एक 6 तो आ ही रहा है। तो ऐसे परिणाम हो गया, तो कम से कम 6 आने वाले परिणाम 11 हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे,
कम से कम 1 6 आने की प्रायिकता निकालना है हमें। तो कम से कम 1 6 आने की प्रायिकता जो होगी हमारी, फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो आप देखो अनुकूल परिणाम कितना है 11 और कुल परिणाम कितना है 36, तो क्या हो जाएगा 11 बटे में 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम 2 पासे फेंक रहे हैं तो 2 पासे फेंकने पर कम से कम 1 6 आने की प्रायिकता जो होगी वो होगी 11 बटे 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न 5 नंबर का है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में जो कि आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 6 का निम्न, इसमें से 5 खंड हल करना है और ये भी हर एक प्रश्न जो है वो 5 नंबर का है। तो यहाँ पे लिखा गया है दिखाइए कि सारणिक, इसमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि y प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड एक्स एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई जेड और x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक मैट्रिक्स दिया है, इसका इक्वल टू 2x वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू। यानी कि RHS और LHS दोनों हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखा देंगे। अगर हम इन दोनों को सिद्ध कर देंगे तो ये हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का ये प्रश्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यही प्रूफ करना है, इसके इक्वल हमें इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, क्या करेंगे कि हमको अगर इसको निकालना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2xyz है, तो हमें पहले xyz यहाँ लाना पड़ेगा। तो इसके इक्वल लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे r1 r2 r3 में हम क्या करेंगे xyz का गुणा व, यहाँ पे लिखेंगे गुणा व भाग करने पर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जब r1 r2 r3 में जब xyz से हम गुणा और भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, आप ध्यान से देखना, 1/xyz हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा x y प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर y और इसमें करेंगे तो हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर। हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिया है, उसके बाद हम इसमें करेंगे y से, तो y से जब करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जेड से तो एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से इसको C1 से x को उभयनिष्ठ ले लेंगे और C2 से क्या करेंगे, y को उभयनिष्ठ ले लेंगे और C3 जो C3 है यहाँ से z को उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखना ध्यान से, यहाँ हम लिखेंगे C1 से x, उसके बाद लिखेंगे C2 से y तथा यहाँ लिखेंगे C3 से z उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पे लिख देंगे। और जब इनसे उभयनिष्ठ लेंगे तो आप देखना क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड बटे में एक्स वाई जेड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया सिर्फ एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ऐसे हमने उभयनिष्ठ लिया है, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर बच गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सिर्फ वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा, x उभयनिष्ठ लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। समझ में आया। हमने क्या किया, इसमें से x बाहर लिया, इसमें से y बाहर निकाल लिया और इसमें से z बाहर निकाल लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ पे हो गया एक्स वाई जेड बटे में एक्स वाई जेड, यहाँ पे कटा दोगे क्या बच जाएगा 1, बाहर 1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया आप देखो,
अब हम क्या करेंगे, C1 से, अगर हम C1 से C3 को घटा दे और C2 से C3 को घटा दे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले हम जीरो लाना है एक साइड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हम आसानी से यहाँ पे लिखेंगे C1 में C1 से C3 घटाने पर और C2 में C2 से C3 घटाने पर, ये करेंगे। और जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस C3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर में से y स्क्वायर घटाएंगे, जीरो हो जाएगा। फिर जेड स्क्वायर बचा, तो जेड स्क्वायर से इसको घटाएंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे C2 में से C2 से C3 घटाएंगे तो इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, जीरो। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर। क्योंकि इसमें तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, C3 में हमें बस C1 और C2 में चेंजिंग करना है तो वो हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, आप ध्यान से समझना, यहाँ पे आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। अगर इन पूरे को a मान लो और इसको पूरे को b मान लो तो ये किस में हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो यहाँ पे अगला स्टेप जो हमारा होगा वो आप ध्यान से देखना, हमने इसको बोला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगला स्टेप जो होगा वो हम क्या कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि y प्लस जेड माइनस एक्स और y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा। अब जब यहाँ पे हो गया और जीरो यहाँ पे है, जीरो लिख देंगे। अब यहाँ पे भी है जेड स्क्वायर माइनस, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा, यानी कि जेड माइनस, पहले हो जाएगा जेड माइनस एक्स माइनस वाई एक, और एक हो जाएगा जेड माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी, एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, तो z प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया इसको। अब हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे जीरो है, जीरो लिख देंगे। इसको भी वैसे ही कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो x प्लस जेड माइनस वाई a माइनस बी और x प्लस जेड प्लस वाई। इसको भी वैसे जेड माइनस एक्स माइनस वाई और जेड माइनस प्लस एक्स प्लस वाई लिख देंगे। उसके बाद इसको वैसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। समझ में आया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, C1 और C2 से यहाँ लिखेंगे C1 और C2 से x प्लस वाई प्लस जेड और उभयनिष्ठ लेने पर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ लेने पर। जब हम उभयनिष्ठ लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हमने निकाल लिया बाहर। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ बचा y प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ बचा जीरो, यहाँ कितना बचा जेड माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ कितना बचा जीरो, यहाँ बचा x प्लस जेड माइनस वाई और यहाँ बचा जेड माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमने तो उभयनिष्ठ ले लिया है। और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वैसे लिख देंगे। ठीक है। अब जो अगला स्टेप जो होगा हमारा वो इम्पॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे R3 है ना, ये R1 R2 R3, तो हम अगर R3 इन R1 प्लस R2 को जोड़ के अगर R3 से घटा देंगे तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा स्टेप में। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आप, अगले स्टेप में हम करेंगे R3 माइनस R1 प्लस R2 कर देंगे। जब R3 से घटाएंगे R1 प्लस R2 को जोड़ के, आप ध्यान से समझो यहाँ पे, जब R1 प्लस R2 को R3 में से घटाएंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो जीरो आ जाएगा एक। देखो कैसे आ जाएगा, सबसे पहले बाहर क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड का
होल स्क्वायर बच गया। अब जब ये बच गया तो अब हम घटाएंगे, जब कितना हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स, फिर ये 0, ये बच जाएगा -2y, ये हो जाएगा 0, फिर x प्लस जेड माइनस वाई यहाँ पे करेंगे तो, और उसके बाद -2x बच जाएगा, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो उसके बाद हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy हो जाएगा। हमने क्या किया, R3 में से R1 प्लस 2, आप देख लेना यहाँ पे, R3 में से जब R1 प्लस 2 R2 जोड़ोगे तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। और जब इतना आ गया उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक काम करना है, C1 यहाँ पे जो C1 है, C1 में एक बार x से मल्टीप्लाई कर दो, और C2 में एक बार क्या करो, C2 से एक बार y से मल्टीप्लाई कर दो। जब ये करोगे उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो भाग भी तो दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बटे में xy हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा जो हमारा नेक्स्ट स्टेप में xy मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो xz माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 0 है, ये हो जाएगा -2xy, ये कितना हो जाएगा 0, ये बच जाएगा xy प्लस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2xy। वैसे यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, C1 और C3 को एक साथ जोड़ देंगे और C2 और C3 को एक साथ जोड़ देंगे। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पे लिखेंगे C1 में C3 जोड़ने पर एवं C2 में C3 जोड़ने पर। जब C3 जोड़ेंगे हम तो देखना अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर बटे में xy तो है ही, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बच जाएगा x वाई प्लस जेड, यहाँ हो जाएगा वाई जेड, और यहाँ बच जाएगा 0, फिर यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, यहाँ हो जाएगा वाई एक्स प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा 0, फिर x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy यहाँ पे बच गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब R3 में से हम क्या करेंगे, 2xy को और R1 से x एवं R2 से उभयनिष्ठ y ले लेंगे। तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, R3 से, इस R3 से हम क्या करेंगे 2xy, क्योंकि R3 तो ये है हमारा, तो इसमें 2xy हम क्या करेंगे उभयनिष्ठ ले लेंगे, तथा R1 से x एवं R2 से y उभयनिष्ठ लेने पर। जब हम इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है बटे में xy तो है ही, साथ में अब हम जब उभयनिष्ठ लिए तो 2xy भी उभयनिष्ठ हो गया, साथ में xy भी उभयनिष्ठ हो गया। तो बचा हमारा क्या, तो बचा हमारा y प्लस जेड वाई 0, यहाँ पे बचा x प्लस जेड 0, और यहाँ बचा xy और 1 बचा। तो यहाँ पे xy से xy कैंसिल हो गया, बचा कितना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और इंटू 2xy बचा। अब अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, R3 के अनुदिश प्रसार कर देंगे। क्या करेंगे, R3 के अनुदिश प्रसार करने पर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 2xy, फिर हो जाएगा आपका y प्लस जेड, जब प्रसार करेंगे तो y प्लस जेड x प्लस जेड, उसके बाद माइनस xy हो जाएगा जब प्रसार करेंगे तो। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 2xy जेड और x प्लस वाई प्लस जेड हमारा बच जाएगा। और जब इतना बच गया उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, 2xy जेड, और इसको अब ये स्क्वायर में है और ये x प्लस वाई प्लस जेड है, तो 2xy जेड और ये कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू हो गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे RHS इक्वल टू LHS, सिद्ध हो जाएगा हमारा ये प्रश्न। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर के एग्जाम में हमेशा पूछता है।
तो ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले प्रश्न के साथ।